हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृत्य स्टडी पॉइंट। आई होप आप लोगों का एग्जाम का तैयारी वगैरह बहुत अच्छा चल रहा होगा। एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने फिर से जो है वो वीडियो बनाया है। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे कि सर इतने दिन से कहाँ गायब थे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के जवाब मैं आप लोगों को दे दूंगा, बट फिलहाल हम लोगों का जो चैप्टर सेकंड है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक वीडियो आप लोगों का जो पहले बना था उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट पॉइंट या आई थिंक लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वो था आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसके आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज बेटा हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आप लोगों का बी है। ओके, और माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना एक डाइपोल है जिसका लेंथ जो है वो आप लोगों का 2L है। ये इसका सेंटर O है, तो B से O तक का डिस्टेंस आप लोगों का L होगा एंड O से A तक का डिस्टेंस आप लोगों का L होगा। और ये जो सेंटर है आप लोगों का O है ना बेटा, ये सेंटर से लगा के R डिस्टेंस पे आप लोगों का कोई पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पे आप लोगों को प्लस क्यू और माइनस क्यू ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके कारण पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा बेटा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि O से P तक की जो डिस्टेंस है ना, ये O से P तक की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का x है। ओके, सो ये जो A से P तक की डिस्टेंस होगी ये आप लोगों का कितना हो जाएगी, R माइनस L। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। पूरा डिस्टेंस R है और ये यहाँ से लगा के O से लगा के A तक का डिस्टेंस कितना L है। तो ये वाली L जो डिस्टेंस है आप इस पूरी R में से माइनस कर दीजिए तो आप लोगों को A पे डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का माइनस Q चार्ज रखा हुआ है ना, तो ये B से लगा के P तक का जो आप लोगों का डिस्टेंस है वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का R प्लस L। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो करेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो इसके कारण जो आप लोगों का पोटेंशियल होगा, लेट वी विल कॉल इट V1। तो आप लोगों का पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का K Q डिवाइडेड बाय R। R आप लोगों का डिस्टेंस है और यहाँ पे जो आप लोगों का डिस्टेंस है वो है बेटा A और P के बीच का R माइनस L। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, ये होगा आप लोगों का V2 इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे आप लोगों का ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हम लोग यहाँ पे Q की जगह ये जो माइनस Q है इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस KQ, और R जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा आप लोगों का R प्लस L। ये हो गया आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन। अभी आप लोगों का नेट पोटेंशियल अगर हम लोगों को निकालना है तो वो हो जाएगा आप लोगों का V1 प्लस V2। यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वैल्यू जब रखेंगे तो ये होगा आप लोगों का V1 का वैल्यू है आप लोगों के पास KQ R माइनस L, और उसके बाद में ये जो आप लोगों का V2 है इसका वैल्यू है आप लोगों के पास माइनस KQ डिवाइडेड बाय R प्लस L। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे KQ कॉमन है तो आप इसे बाहर ले सकते हैं। आपका अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो आप लोगों का जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा बेटा वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय, अब दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का a माइनस बी और a प्लस बी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होता है आप लोगों का a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा दोनों का एलसीएम R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर। अब ये जो आप लोगों का r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का r प्लस एल और फॉर्मूले का माइनस, है ना, ध्यान रखिएगा फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस r प्लस एल। ओके, अब ये माइनस r से आप लोगों का प्लस आर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप लोगों के पास जो पोटेंशियल का वैल्यू बचा वो होगा आप लोगों का के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है ना, तो आप लोगों का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P इंटू पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। तो जो ये आपका Q इंटू 2L है, इसकी जगह हम लोग P सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो आप लोगों का L डिस्टेंस है ना बेटा, इट इज़ वेरी लेस इन द कंपैरिजन ऑफ R, तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का R ग्रेटर है ना, इन द कंपैरिजन ऑफ L के, तो उस केस में ये जो V है फाइनल पोटेंशियल, ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए Q इंटू 2L की जगह तो P आ गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का KP अपॉन ये जो आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आप लोगों का एल बहुत छोटा होने के कारण हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा आप लोगों का आर स्क्वायर। सो दैट इज फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है बेटा आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। अब इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो डाइपोल है ना, जो डाइपोल है उसके सेंटर से, है ना, उसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर उसका पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, अगेन एक डाइपोल हम लोगों ने लिया और इसका सेंटर जो है O, इससे आप लोगों का R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे आप लोगों को ये प्लस Q और माइनस Q के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ऐसे एरो वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे एरो अगर आप ना भी बनाओ तो चलेगा, है ना। तो फाइनली आप लोगों का बस ये देखना हमें कि P पे हम लोगों को इन दोनों के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा देखिए ये जो O से लगा के P तक का डिस्टेंस R हो गया, और ये O से लगा के, ये आप लोग इसे नाम भी दे सकते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, तो आपका जो OA है ये L, फिर OB ये भी L, तो आप लोगों का ये एक राइट एंगल बना बेटा। तो यहाँ से आप लोगों का जो ये पॉइंट है ना, ये AP की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आप लोगों की R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एज इट इज़ इधर भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज देखेंगे, जिसका वैल्यू होगा आपका V1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आप लोगों का KQ डिवाइडेड बाय R का मतलब डिस्टेंस। अब ये होगा आप लोगों का KQ डिवाइडेड बाय, देखिए डिस्टेंस कितना आ रहा है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके बेटा, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अभी पता आप लोगों को ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस क्यू लेना पड़ेगा, तो आप लोगों का जो V2 का वैल्यू है वो हो जाएगा KQ अपॉन R यहाँ पे एक डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस KQ डिवाइडेड बाय अंडर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी आप लोगों को अगर यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल अगर आप लोगों को निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V विल बी इक्वल्स टू, V1 का वैल्यू देखिए क्या है आप लोगों का, KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस ये भी है आप लोगों का KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और आप लोगों का जो पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा आप लोगों का 0। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी कभी आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो हो, बट आप लोगों का जो पोटेंशियल है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो होता है बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप लोगों का कोई चार्ज रखा हुआ है तो पता है आप लोगों को वो चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है ना। मतलब अगर इनसाइड द स्फीयर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं है तो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इनसाइड है ना, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा आपका जीरो। बट जैसे जैसे देखिए अब ये वाला प्लस क्यू जो चार्ज था, ये सपोज कीजिए आप लोगों का इसकी सरफेस पे यहाँ आ गया है ना बेटा। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे तो वो होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे आप इस स्फीयर के पास आते जाएंगे आपका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। बट ये जो सरफेस है बेटा है ना, ये जो सरफेस है इस पे आने के बाद आप लोगों का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद इस स्फीयर के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह आपका जो पोटेंशियल होगा बेटा है ना वो कांस्टेंट होगा है ना, और वही इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। इज इट क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो ना हो है ना, बट आप लोगों का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है बेटा वो आप लोगों का होता है E इज इक्वल्स टू के पी, ओके, के पी अपॉन आर क्यूब है ना। ये आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। और यहीं पे जो पोटेंशियल अभी आप लोगों ने निकाला, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख लूँ है ना बेटा। तो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में अगर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है आपकी के पी अपॉन आर क्यूब। बट अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपका जो पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में हम लोगों को रिलेशन बताना है। So consider a charge Q is kept at point O. If a test charge Q naught is moved from A to B, then its potential changes from V to V plus dV on moving dr distance against the field. देखिए यहाँ पे सपोज करो आप लोगों का कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ओके, और यहाँ से ओके बेटा, यहाँ से इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज आप लेकर आते हैं। तो पहली बार ये जो आप लोगों का पॉइंट ए है इस पे जब ये क्यू नॉट चार्ज पहुंचता है ना, तो ये इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पहली बार कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे सपोज करो इसका जो पोटेंशियल है वो आप लोगों का v हो गया। अब जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे सपोज करो ये आप लोगों का प्लस क्यू से लगा के ये जो पॉइंट ए है इसका डिस्टेंस है आप लोगों का x। कितना डिस्टेंस है बेटा आप लोगों का x, ठीक है। और ये पॉइंट ए पहला है ना, पहली बार वो पॉइंट मिला आप लोगों को जहां पे आप लोगों का ये जो क्यू नॉट है ना, ये रिपल्शन फोर्स फील करता है इस प्लस क्यू के कारण। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब जैसे जैसे है ना बेटा, जैसे जैसे आप इस प्लस क्यू चार्ज के पास आते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, आप लोगों का पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए से बी तक आप लोगों ने है ना, नेट डिस्टेंस तो कितना है इसका x, बट आप लोगों ने एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज dx। तो जो छोटा सा आप लोगों का डिस्टेंस था वो कितना हो गया, dx। और इस दौरान पहले आप लोगों का पोटेंशियल कितना था, v। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पे आपका पोटेंशियल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट बी पे जो आपका नया पोटेंशियल होगा बेटा वो होगा v प्लस dv। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जैसे जैसे आप पॉइंट ए से है ना बी की तरफ होते हुए प्लस क्यू चार्ज की तरफ जाओगे है ना, तो धीरे 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 क्या होगा, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू बदल रही है
है ना। तो इस वजह से हम लोग इसका अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे और हम लोगों को फाइनल नेटवर्क जो है वो पता चल जाएगा। तो मान लीजिए आप लोगों का ये जो dx डिस्टेंस है ना, इस तक लाने में आप लोगों का एक छोटा सा वर्क लिया हम लोगों ने dw, है ना, वो लगा और ये किसके बराबर होगा बेटा, आप लोगों का एफ डी एक्स के बराबर। अभी आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल आपका इस वाली डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इस वाली डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो आप लोगों का 180 डिग्री होगी। बोले यस सर। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा आप लोगों का 180, तो ये हो गया एफ डी एक्स कॉस 180 और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो फाइनली आप लोगों का डी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का माइनस एफ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस है ना, चाहे तो आप फोर्स की वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, वही जो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर है ना को थोड़ा सा अलग रख के हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन दिखाना है। तो हमें एफ को किसी ऐसी वैल्यू से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, हमको इसको किसी ऐसी वैल्यू से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा कि हम कैसे न कैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन दिखा पाए, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे f की जगह आप लोगों का ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस क्यू ई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया, है ना, ए पॉइंट से बी तक dx डिस्टेंस कवर किया हम लोगों ने। तो हमारा पोटेंशियल जो पहले v था वो कितना हो गया, v से बढ़ के v प्लस dv हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों के दोनों एंटी पैरेलल है। तो आप लोगों का जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों का जो थीटा है उसकी जगह कितना वैल्यू रखा हम लोगों ने, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस एफ डी एक्स, और एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है लोगों का क्यू ई। तो फाइनली आप लोगों का डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस क्यू ई डी एक्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला और होता है आप लोगों का, दैट v इज इक्वल्स टू कितना बेटा आप लोगों का w अपॉन q। अब यहाँ पे हम लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना है, तो ये जो dw है इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो भी थोड़ा ही चेंज होगा, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग q dv। तो ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का dw का वैल्यू कितना है, माइनस क्यू ई डी एक्स। तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू ई डी एक्स, और यहाँ पे जो आप लोगों का डी डब्ल्यू का वैल्यू है वो है बेटा आप लोगों का क्यू डी वी। तो यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आप लोगों का ई इज इक्वल्स टू होगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज ओके द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि आप लोगों का जो पोटेंशियल होता है ना बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा वाला साइन लगाया, माइनस साइन लगाया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों का जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, है ना, वो कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, और आप लोगों का Q1 Q2 का वैल्यू जो है वो लेस देन ओके 0 आ रहा है ना, लेस देन 0 आ रहा है, तब आप लोगों का जो फोर्स होगा बेटा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप लोगों का जो Q1 और Q2
का जो प्रोडक्ट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर आप लोगों का ग्रेटर देन जीरो आता है, और ये कब होगा, जब आप लोगों के पास सेम टाइप के चार्जेस होंगे, है ना बेटा। तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, तो उस केस में आप लोगों का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और आप लोगों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी आप लोगों की पॉजिटिव। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये दोनों कंडीशन थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है कि अगर मेरा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट टाइप के चार्जेस जो है मेरे पास, एक प्लस है एक माइनस है, तो उस केस में जो मेरा फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर सेम टाइप के चार्जेस है, लाइक माइनस माइनस हुए तो भी आप लोगों का प्लस का वैल्यू आएगा, और प्लस प्लस हुआ तो भी आप लोगों का प्लस का वैल्यू आएगा। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज आप लेते बेटा, अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज लेते तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर आप अपोजिट नेचर के चार्जेस लेते हो, है ना, अपोजिट नेचर के चार्जेस लेते हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। अगर आप लोगों के पास देयर आर 3 चार्जेस, अगर 3 चार्जेस हैं, है ना, तो उसके कारण आप लोगों का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे। देखिए मान लीजिए आप लोगों का कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, जो आप कहीं से भी इन्फिनिटी वगैरह से कहीं से भी लेके आए, है ना। तो लेट सपोज मैं ये इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया, दैट इज Q1, है ना। अब देखो बेटा ये Q1 लेके आया, बट इसके आसपास तो कोई चार्ज नहीं है ना, दैट मीन्स आप लोगों का इसको यहां तक लेके आने में मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ा, है ना। मतलब ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर मैं एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आता हूं, तो मेरा जो वर्क होगा W1 दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। वो कितना होगा बेटा, जीरो, है ना, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ा ना, पोटेंशियल है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा अभी, है ना। अभी देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q2। अब देखो एक चार्ज मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा है, Q1 है, और मैंने क्या किया, मैंने इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज उठाया, है ना, Q2, ठीक है। Q2 चार्ज लेके जो है वो एक पॉइंट तक में आया। अब ये जो Q2 है, ये जो Q2 है, इस पे बेटा आप बताओ ये प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा। बोले सर बिल्कुल बनेगा, है ना। अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को पास में नहीं आने देंगे। और इस प्लस Q चार्ज को मुझे इसको पास में ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा W2 होगा, है ना, जो मेरा W2 होगा वो क्या हुआ बेटा, सबसे पहले तो जो पोटेंशियल बना वो किसके कारण बन रहा है, मेरा Q1 के कारण। तो जो W2 है मेरा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जो W2 है उसका वैल्यू हो जाएगा मेरा V1 इंटू Q2। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में मान लीजिए हम कोई एक तीसरा चार्ज लेके आते हैं, जैसे यहां से मैं कोई तीसरा चार्ज लेके आया बेटा, डेट इज Q3, है ना। कौन सा चार्ज लेके आया, Q3। अब ये जो चार्ज Q3 है, अब ये Q3 पे ये जो फर्स्ट चार्ज है इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, है ना। लेट सपोज इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो V1 हो गया, और ये जो आप लोगों का Q2 चार्ज है इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा, है ना। तो वो पोटेंशियल कितना हो गया आपका, Q2 हो गया। तो आप लोगों का जो नेट वर्क होगा, है ना, जो 3 पे वर्क W3 जो होगा वो क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले तो ये जो आपका फर्स्ट, ये जो आपका Q3 है ना, इस पे पोटेंशियल लगेगा किसके कारण, इस Q1 के कारण। तो यहां पे पोटेंशियल किसका है बेटा, फर्स्ट का। किस पे लग रहा है, Q3 पे, ओके। फिर उसके बाद सेकेंड देखा तो यहाँ पे बेटा इस Q3 पे दूसरा जो है वो किसके कारण, तो Q2 के कारण। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, V2, और चार्ज कौन सा है आप लोगों का, Q3। तो आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर मुझे इनका नेटवर्क निकालना है ना बेटा, नेटवर्क, तो नेटवर्क होगा मेरा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ओके। तो W1 का वैल्यू कितना है, 0। अब उसके बाद में मेरा W2 का वैल्यू कितना, देखिए V1 Q2, ओके। फिर उसके बाद में मेरा W3 का जो वैल्यू है वो कितना है, तो V1 Q3, और ये हो जाएगा मेरा V2
Q3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो W है ना, उसकी जगह मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए ये पोटेंशियल V1 है, तो क्या इसका वैल्यू है ना, V का वैल्यू क्या होता है KQ/R, तो चार्ज कौन सा है यहाँ पे Q1 है ना, पोटेंशियल जो है वो कौन सा है 1, तो यहाँ पे आप लोगों का जो V1 का वैल्यू होगा वो होगा बेटा आप लोगों का Q1 है ना, Q2 अपॉन कितना हो गया आप लोगों का R। क्लियर है, R12 ओके, पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस। फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने कि मेरा जो नेक्स्ट W2 का वैल्यू था वो कितना है बेटा V1Q3, तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल क्या होगा, मेरा पोटेंशियल हो जाएगा KQ1Q3 डिवाइडेड बाय R13। क्लियर है, और उसके बाद जो मेरा W3 है ना, उसमें एक वैल्यू और है मेरी, दैट इज V2, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा मेरे पास KQ2Q3 ओके डिवाइडेड बाय R23। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये जो Q2 है ना, ये Q2 तो ऑलरेडी ये वाला Q2 है जो हम लोगों ने इस W2 में लिया था है ना, और V का वैल्यू कितना होता है बेटा, V का वैल्यू होता है आपका KQ/R। तो अब ये जो पोटेंशियल है V1 है ना, तो V1 पोटेंशियल जो है ना, तो इसमें चार्ज कौन सा हो गया हमारा Q1। उसी तरीके से जो V2 है बेटा, V2 है ना, ये आपका कौन सा हो गया V2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग का Q2/R ओके। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आप देख लीजिए किससे कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो फर्स्ट लिया था मैंने, फर्स्ट है ना बेटा, ये Q1 और Q2 चार्जेस थे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया मेरा R12 हो गया। फिर Q1 और Q3 थे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 13 हो गया। और यहाँ पे 2 और 3 है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया मेरा R23 हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो था आप लोगों का इफ देयर आर 3 चार्जेस, बट अगर क्या हो, अगर आप लोगों का n चार्जेस हो, तो 4 n चार्जेस, अगर आप लोगों के मान लीजिए कभी n चार्ज पार्टिकल्स हुए है ना, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा अगर मैं जमा के लिखूं, तो जो वर्क डन है मेरा है ना, दैट इज कंसीडर एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मैंने 3 चार्जेस के लिए इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे हर वैल्यू बेटा है ना डबल डबल बार आ रही है। देखिए Q1 2 बार आया, Q2 2 बार आया, Q3 2 बार आया है ना। तो अगर मान लीजिए मुझे इसका समेशन निकालना हो है ना, इन सबको जोड़ना हो बेटा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना। सबसे पहले तो देखिए K कॉमन है सब में, तो मैंने K को बाहर निकाल दिया ओके। अभी क्या किया कि यहाँ पे हर वैल्यू जो है वो 2 बार है ना, तो मैंने इसे 1/2 से डिवाइड कर दिया। क्या किया बेटा, मैंने इसे 1/2 से डिवाइड कर दिया है ना। हर चीज 2 बार रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। अब अंदर जो बचा बेटा वो क्या बचा मेरा QI और QJ। देखिए 2 Q है कि नहीं है मेरे पास, एक I है और एक J है ना। अब यहाँ पे आपका I का जो वैल्यू है वो भी 1 हो सकता है, J का जो वैल्यू है वो भी 1 हो सकता है, और ये वैल्यू कहाँ तक चल सकती है बेटा, ये वैल्यू आ सकती है आपकी n तक है ना। जितने चार्जेस होंगे उतनी आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन बात ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज और बची आप लोगों का, R भी बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका QJ/RIJ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी है ना बेटा, कभी भी आप लोगों का I का वैल्यू जो है वो J के बराबर नहीं होगा ओके। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब दोनों के दोनों जो है सेम वैल्यू नहीं होगी। तो ये हम लोगों का जो फॉर्मूला बना है ना बेटा, ये हम लोगों का जो फॉर्मूला बना वो हमारे n चार्जेस के लिए भी यूज हो सकता है। सो दैट इज ओके, that is a potential energy stored in है ना n चार्ज पार्टिकल्स सिस्टम। अगर आप लोगों के पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है तो उसका फॉर्मूला आप लोगों का ये हो गया, बट अगर आप लोगों के पास n चार्ज पार्टिकल्स है तो उसको हम लोग फिर इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करें हम लोग। चलिए ये रहा आप लोगों का मेन फॉर्मूला
इसे थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, k/2 ये आप लोगों का i का वैल्यू 1 से n तक, j का वैल्यू 1 से n तक, i और j की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। qi qj अपॉन rij, दैट इज फाइनल। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए, इसके पहले जो आप लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व किया था, यहाँ पे ओपन एरिया था, मतलब किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं था, है ना। तो इस वजह से आप लोगों का जो Q1 था ना बेटा, Q1 है ना, इस पे किसी टाइप का कोई पोटेंशियल बना ही नहीं, है ना, पोटेंशियल था ही नहीं, तो हम लोगों को वर्क करना ही नहीं पड़ा। बट अभी हम लोग क्या किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं? अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों का, है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, मान लीजिए आप लोगों का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, VR, है ना। इसका जो पोटेंशियल है आप लोगों का वो कितना है, VR। अब मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी से में कोई एक चार्ज है ना, उसे लेकर आया, है ना। हाँ सभी, आप जाके मम्मा से बोल दो। ओके, जाओ मम्मा से बोल दो, गो फास्ट, उनको उठा दो, है ना, कि मम्मा मेरे को भूख लग रही है, जाओ जाओ फटाफट जाओ, कम ऑन। ओके, सॉरी, गुड़िया आ गई थी। चलिए, तो अभी हम लोगों को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना। जब आप फर्स्ट चार्ज को लेकर आओगे इन्फिनिटी से बेटा, फर्स्ट चार्ज को सपोज करो आप इन्फिनिटी से लेके आए किसी एक पॉइंट पे, है ना, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए कोई चार्ज Q1 लेके आए, है ना बेटा। तो अब इस Q1 पे, है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया बेटा आपका VR। तो यहाँ पे जो आप लोगों का W1 होगा ना, वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं। इसके पहले वाले में देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? बस हम लोग जो है नॉर्मली इस चार्ज को वहां से लेके आए थे, तो इसकी वजह से हमारा W1 0 हो गया था। लेकिन अभी आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, है ना, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है बेटा, वो है आप लोगों का VR, है ना, और चार्ज कौन सा है, Q1। इतना समझ में आया। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q2। अभी इन्फिनिटी से मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज लेके आया, है ना, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज लेके आया इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे, दैट इज Q2। वो कितना है आप लोगों का, Q2। ओके, ये आई होप आप लोगों को अच्छे से दिखे, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना। ये मान लीजिए कोई Q2 चार्ज में लेके आया। अब देखो बेटा, इस Q2 चार्ज पे, है ना, दो पोटेंशियल फेस करने इस Q2 को। एक तो आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके कारण, है ना। तो W2 पे जो आप लोगों का चार्ज Q2, है ना, वर्क डन, है ना, जो आप लोगों का सेकंड वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो Q2 पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल कितना है आप लोगों का, VR। तो एक वैल्यू तो हो जाएगी आपकी VR.Q2, और दूसरा पोटेंशियल लगेगा आपका जो आपका Q1 चार्ज है उसके कारण, है ना बेटा। तो इस Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, है ना, देखिए चार्ज कौन सा, Q2, पोटेंशियल किसके कारण, फर्स्ट के कारण, तो फर्स्ट के कारण पोटेंशियल कितना होगा आप लोगों का, V1। उसी तरीके से अगर हम लोग अब यहाँ पे इसका नेटवर्क निकालते हैं, नेटवर्क होगा आपका W1 प्लस W2। तो देखिए W1 का वैल्यू कितना आया था आपका VR.Q1, ये हो गया आपका VR.Q1। फिर W2 का वैल्यू कितना आया, VR.Q2 प्लस V1.Q2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू VR का तो आपके पास कोई वैल्यू है नहीं, है ना। अब ये हो जाएगा आपका VR.Q1 एज इट इज रहेगा, VR.Q2 एज इट इज रहेगा। बट ये जो बेटा V1 है ना, इसको तो आप KQ1 अपॉन R लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका KQ1 Q2। और आप लोगों का 1 और 2 जो है, ये बेटा 1 और 2 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका 1 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका R12। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा VR.Q1 फिर VR.Q2 प्लस
Q1 Q2 अपॉन R12। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों का वर्क डन है ना, अगर आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए जब आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो उस केस में आप लोगों का W1 0 होगा। बट अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में आप लोगों को वहां पे जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा, मतलब आप लोगों का वर्क भी 0 नहीं होगा। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन पे। सो नेक्स्ट आप लोगों का वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को पता है जो रोटेटिंग फोर्स होता है डेट इज नोन एज टॉर्क। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टॉर्क। यहाँ पे मान लीजिए ये आप लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसमें आप लोगों का -q + q का एक डाइपोल रखा हुआ से बना एक डाइपोल रखा हुआ है, जिसका डिस्टेंस जो है वो आप लोगों का स्टैंडर्ड लेंथ होता है 12। और यहाँ से मान लीजिए इसके सेंटर से जो ये डिस्प्लेस्ड हुआ वो वैल्यू है आप लोगों की डी थीटा। कितनी वैल्यू है बेटा आप लोगों की? डी थीटा। चलिए सो कंसीडर अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल θ1 है ना, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का ऐसे रखा हुआ था है ना, ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या था? ये आप लोगों का इनिशियल पोजीशन था, दैट इज θ1। अब यहाँ पे थीटा एंड इट इज रोटेटेड अगेंस्ट फील्ड अप, ये एंड है बेटा आप लोगों का। कंसीडर अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल θ1 एंड ये हो जाएगा आपका θ1। चलिए कॉमा लगा देता हूँ, सबसे बढ़िया। ओके, θ1 इट इज रोटेटेड अगेंस्ट द फील्ड अप, ओके, जिसको हम लोगों ने θ2 तक रोटेट किया है ना, θ2 तक रोटेट किया। देन सम वर्क हैज़ टू बी डन। अब आपको पता है कि जैसे जैसे है ना, देखिए जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर थीटा इज इक्वल्स टू आप लोगों का डाइपोल रखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, आप लोगों का डाइपोल जो है वो भी इधर है, तो इस पर किसी टाइप का कोई भी है ना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। ये आप लोगों का इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, मतलब जैसा पढ़ा है वैसे ही पढ़ा होगा। पर क्या होगा अगर आप इसको ऐसे ऐसे है ना धीरे धीरे करके क्या करते जाओ, आप इसको रोटेट करते जाओ, तो क्या होगा हर एक पॉइंट पे आपको जो है ना वो वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा वाला वर्क होगा आपका? कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप? रोटेटिंग फोर्स है ना, फोर्स ऑफ रोटेशन, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो आप लोगों का जो वर्क डन होगा बेटा, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा आप लोगों का? वो बराबर होगा आपका dW इज इक्वल्स टू ताऊ जी डॉट डी थीटा। ओके, ये जो आपके ताऊ जी हैं ये किसके बराबर होगा? आपका डी थीटा के बराबर है ना। अभी आपको पता है टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? टॉर्क का वैल्यू होता है बेटा, टॉर्क का वैल्यू होता है आपका पी साइन थीटा होता है। आपका टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? आपका पी साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया आपका पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों का मान लीजिए अगर मुझे कंप्लीट वर्क निकालना है ना, मुझे टोटल वर्क निकालना है बेटा इसको पूरा रोटेट करने में। सो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, और ये जो है 0 से लगा के W, और ये हो जाएगा मेरा θ1 से लगा के θ2 तक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए dW का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा W, और PE आप लोगों का एज इट इज़ होगा साइन थीटा है ना, ये हो जाएगा आपका θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, अब जो साइन थीटा है ना का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का माइनस पी ई, ओके, कॉस थीटा, और इसका जो लिमिट है वो है आप लोगों का θ1 से लगा के θ2 तक। तो आप लोग इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई, ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट दैट इज कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस θ1। यहाँ तक तो ये आप लोगों का कौन सा हो गया बेटा? ये है आप लोगों का वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों का अगर एक स्पेशल केस या कंडीशन को हम लोग कंसिडर करें, मान लीजिए यहाँ पे
है ना, आप लोगों का जो θ1 है ना, मतलब इनिशियली ये जो है ये 0 डिग्री एंगल पे है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। और उसके बाद में आप लोगों का जो थीटा है, आपने इसको ये ऐसे रखा हुआ था, आपने इसको पूरा है ना 180 डिग्री से घुमा दिया। तो जो आप लोगों का θ2 है बेटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का 180। तो अगर आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, है ना, अगर आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का -PE, है ना। अब θ2 देखिए कितना 180, तो cos 180 माइनस θ1 की वैल्यू हो जाएगी cos 0। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो 180 होता है cos, वो होता है -1, और cos 0 कितना 1, तो ये फॉर्मूले का -1, तो -1 कितने हो गए -2। तो W इज इक्वल टू कितना -2 ये, और माइनस माइनस प्लस, है ना, देखिए -PE और ये है -2। तो फाइनली आपका जो वैल्यू है बेटा वो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 2PE, है ना। तो ये भी एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये जो है आप लोगों का जितने भी अभी आज हम लोगों ने डेरिवेशन किए हैं, चाहे वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट हो, या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट हो, या फिर आप लोगों का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो, या फिर आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, या फिर आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और या फिर लास्ट आप लोगों का डिराइव इन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सारे के सारे आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं समझ में आए, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। अब हम लोग हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, बट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं इसके, है ना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक +Q चार्ज रखा बेटा, है ना, ये कोई +Q चार्ज रखा। कलर चेंज कर लूँ मैं इसका तो आपको अच्छे से दिखेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ ये नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। कौन सा कलर दिखेगा, देखो ये दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे मान लो, हाँ ठीक है, ये +Q चार्ज मैंने लिया, है ना बेटा। तो इसके कारण जो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी, बोले सर बिल्कुल होगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखें, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखें बेटा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके चारों तरफ, है ना, सेम पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा बेटा, ये सारा का सारा सेम पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसके कारण ये जो सरफेस बनी बेटा आपकी, है ना, इसी को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। देखिए कि अ सरफेस मेड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल, है ना, इक्वल पोटेंशियल के सारे पॉइंट्स जोड़ दो आप, जो सरफेस बनेगी दैट इज कॉल्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसे क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। जैसे सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। जैसे आप लोगों का कोई एक स्फेयर ले लो, जैसे ही आप, है ना, उसके अंदर कोई चार्ज रखते हो तो वो सरफेस पे आ जाएगा, तो जो उसकी सरफेस है उस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। मतलब आप कहीं पे भी जो है आप उसको आप एग्जामिन करो, वहाँ पे आप लोगों का उसका मैग्नीट्यूड जो मिलने वाला हो आपका सेम होगा। तो वो जो पूरी सरफेस होगी बेटा, है ना, वो क्या कहलाएगी, आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे नॉर्मल थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। अब आपको पता है बेटा अच्छी तरीके से कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क का फॉर्मूला जो है आप लोगों का क्या होता है बेटा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखिए आप लोगों का V इज इक्वल्स टू W/Q होगा, है ना। अब मान लीजिए आप लोगों का कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई Q। अब आप लोगों का यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है ना। लेट सपोज ये आपका फर्स्ट वाले पे भी VQ, सेकेंड वाले पे भी VQ, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, है ना, वो कितना होगा, 0। तो उस केस में आप लोगों का जो वर्क डन होगा वो भी कितना होगा, 0। चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट
एवरी पॉइंट। अब देखिए बेटा, जो भी आप लोगों की आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना बेटा, वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा हम लोगों का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, अदरवाइज अ सिंगल पॉइंट वुड हैव टू डायरेक्शन पोटेंशियल्स, है ना। मतलब ये वही वाली कहानी है कि जैसे आप लोगों का दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती ना, उसी तरीके से आप लोगों का जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है आप लोगों का सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर मान लीजिए कहीं पे आप लोगों का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है बेटा, है ना, कहीं अगर आप लोगों का इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, वहां पे उतनी ज़्यादा पास पास आप लोगों की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, ये और क्लोज आती जाएगी, है ना बेटा। क्या होगा, ये जो पोटेंशियल आप लोगों का ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो रहा है, ये ना ये क्या होता जाएगा, और एक दूसरे के क्लोज आता जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल सरफेस टू लोअर पोटेंशियल सरफेस। ये तो नॉर्मली आप सब लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा आप लोगों का कैपेसिटेंस। अब ये क्या होता है कैपेसिटेंस, है ना, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। कैपेसिटेंस हो गया, मतलब अब एक नई चीज पढ़ने वाले हम लोग, है ना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की व्हाट डज इट मीन बाय कैपेसिटेंस, क्या होता है कैपेसिटेंस। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इज कैपेसिटेंस, है ना भैया। कोई आप लोगों का कंडक्टर है, ठीक है, कोई आप लोगों का कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर का कितना कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने का, उसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा फैराड होता है, बट ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है ना। तो जैसे आप लोगों का होता है ना कि अगर आप लोगों से कोई पूछे, ठीक है, कि आपकी स्केल का लेंथ कितना है, और अगर वो किलोमीटर में बताए तो चक्री खा जाओगे। वैसे आपसे कोई पूछे कि एक सिटी का दूसरे सिटी से डिस्टेंस कितना है, और अगर सेंटीमीटर में बताओ तो फिर आप चकरा जाओगे। बस उसी तरीके से जहां हम लोगों की जैसी जरूरत होती है हम वैसे यूनिट यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट अगर कोई आप लोगों का कैपेसिटेंस का पूछे तो बोलिएगा फैराड। बट इसके अलावा भी दूसरी यूनिट्स भी है जो हम लोगों का काम आती है, दैट इज नैनो फैराड, माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करें। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इससे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, है ना, जो ठीक है जो आप लोगों के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब समझे ना कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है ना। इस चीज में एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी, है ना, हम लोग किसी भी कंडक्टर का साइज नहीं बढ़ाते, है ना, सिर्फ हम लोग क्या बढ़ाते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का जो कंडक्टर है ना बेटा, उसकी साइज को कभी नहीं बढ़ाया जाता, है ना, उसी साइज के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। बस इसी को बोला जाता है आप लोगों का कैपेसिटेंस। चलिए तो फटाफट से फैक्टर देखते हैं हम लोग। आई होप अभी तक तो आप लोगों ने रट डाले होंगे कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, देखेंगे अभी फॉर्मूले की हेल्प से, एंड लार्जर प्लेट्स ऑफर मोर स्पेस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज रिजल्टिंग इन हायर कैपेसिटेंस। सेकेंड वाला है आप लोगों का कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलिए मैं थोड़ा सा इसके पहले आप लोगों को कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा, है ना, अवेयर कर दूं ताकि ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। चलिए मान लीजिए आप लोगों का, ठीक है, एक डेरिवेशन, चलिए आगे है, मुझे लगा शायद मैंने स्लाइड डाली नहीं है स्लाइड है, इट्स ओके, हम लोग देख लेंगे, है ना बेटा। तो ये आप लोगों के जो फैक्टर्स हैं ये ना, ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है ना, हम लोग ज़्यादा इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, हमारे वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप में आई विल मेक इट क्लियर। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलें हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो आप लोगों को एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, भाग के कहाँ आएगा, सरफेस पे, तो ये ऐसा कुछ आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एम आई राइट?
ऐसा कुछ है ना बेटा। अब इसका रेडियस कितना ले लिया आपने, आर, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप लोगों का है ना, लेट देयर इज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना बेटा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक छोटी सी चीज़ और जो मैं आप लोगों को वहाँ पे बताना चाहता था वो ये कि जो कैपेसिटेंस होता है ना बेटा, उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जो पोटेंशियल होता है ना बेटा आप लोगों का, जैसे कोई भी आप लोगों का चार्ज हो गया है ना बेटा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके बेटा आप लोगों के वी के, है ना, मतलब जितना आप चार्ज दोगे ना उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसे जब आप हटाओगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का Q इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आता है बेटा जिसे बोलते हैं हम लोग C, है ना, और ये C ही आप लोगों का कैपेसिटेंस को शो करता है। तो फाइनली आप लोगों का C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा Q अपॉन V। ये आप लोगों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपेसिटेंस के लिए। यहाँ पे आप लोगों का Q को आप कूलाम और V को वोल्ट में भी डिनोट कर सकते हो, बट फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अपना एक ऑलरेडी यूनिट होता है दैट इज नोन एज फेराड, तो वही आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, बट ध्यान रखिएगा कभी अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो, है ना। तो फाइनली आप लोगों को कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, है ना, आप लोगों का जो जितना चार्ज आप उसको देते हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता है ना, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हटाओगे एक साइन जो है कांस्टेंट आप लोगों को लेना पड़ेगा, दैट इज सी, और सी आप लोगों का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है जिसका वैल्यू होता है आपका Q अपॉन V। चलिए अब आगे आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये हम लोगों ने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस R है, प्लस Q चार्ज दिया, सरफेस पे चला गया, है ना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो C होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, आपका Q अपॉन V के। Am I right? बोले यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है बेटा आपका, है ना, जो पोटेंशियल है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो आपको पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका KQ अपॉन R। R का मतलब क्या है, जितनी डिस्टेंस पे, तो R क्या हो गई आप पे की रेडियस। बोले यस सर। अब यहाँ पे KQ का कितना वैल्यू होता है, वो होता है बेटा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन R नॉट। बोले बिल्कुल सर। और ये रहा आपका Q। अब यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या है, C का वैल्यू निकालना है ना, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप V की वैल्यू रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन, है ना, ये हो जाएगा आपका Q, ठीक है। और ये है ना, आप अगर समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं हो तो अभी मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन R नॉट, है ना बेटा। तो ये Q से Q कट गया, आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो ये आप लोगों का वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने कैपेसिटेंस देखा, है ना, अभी आप लोगों ने क्या देखा, कैपेसिटेंस देखा। कैपेसिटेंस क्या होता था, है ना, कैपेसिटी होती थी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले बेटा हम लोग, है ना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है ना, ये कुछ ऐसे हरे पीले नीले डंडा आप लोगों ने मार्केट में जरूर देखे होंगे, है ना। तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में अगर हम लोग देखें, चलिए आगे चलते बात करते। शक्ल तो मैंने आपको दिखा दी, थोड़ा आगे पढ़ाई करते हैं, देखते इसके बारे में क्या है। देखो कैपेसिटर क्या होता है ना, सो द डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, मतलब ऐसी कोई डिवाइस जो क्या कर सके, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सके, हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटर, है ना। अब उसका, है ना, क्या करना हम लोगों को, उसका साइज नहीं बढ़ाना, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, ना तो उसका पोटेंशियल बढ़ाना आप लोगों को, ना उसका साइज बढ़ाना, कुछ नहीं करना। बस क्या करना है आप लोगों का, एक लार्ज अमाउंट जो है ना, वो क्या कर सके, स्टोर कर सके, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब ये कैपेसिटर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल, इसका क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, है ना, ऑफ अ बॉडी मोर चार्ज कैन बी स्टोर, ये इसका प्रिंसिपल होता है ना, कि आप उसका पोटेंशियल कम करते जाओ, क्या करते जाओ, उसका पोटेंशियल कम करते जाओ, है ना, तो क्या होगा आप लोगों का, और ज़्यादा चार्ज आप लोगों का उसके अंदर जो है वो स्टोर हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बेटा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बिल्कुल है सर। अब अगर मैं मान लो, है ना, अगर मैं क्या करूँ, मान लो इसके पास में कोई न्यूट्रल कंडक्टर
वाली प्लेट लेके आता हूँ, है ना। तो बताओ ड्यू टू इंडक्शन ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो इस पे आप लोगों का जो नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, है ना, बिल्कुल होगा सर। और इसके बीच में जो मीडियम है, लेट सपोज यहाँ पे जो मीडियम डाला मैंने वो क्या हो गया बेटा, मेरा एयर, है ना। जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया, मेरा एयर। अब एयर की जगह आप लोग जो है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाल सकते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये भी एक टाइप के मटेरियल होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। बट फिलहाल मान लो आप लोगों ने इसके बीच में जो है वो एयर फिल किया हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, क्या हुआ कि एक आप लोगों का प्लस क्यू चार्ज वाला एक प्लेट था, उसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर लेके आया, या फिर तो इंडक्शन के कारण क्या हुआ, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गए। और इस वाली प्लेट को मैंने क्या किया, अर्थ से, है ना, ग्राउंडेड कर दिया। इसको क्या कर दिया मैंने, इसको ग्राउंडेड कर दिया। तो अब, है ना, तो अब क्या होगा बेटा, ये एक ऐसी डिवाइस बन जाएगी, है ना, जिसको आप और चार्ज दे सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इसको और चार्ज दे सकते हो, है ना। और यही आपका क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कैपेसिटर के क्या यूज होते हैं, है ना, मतलब कैपेसिटर का सीधा सा मतलब मैं तुमको समझाऊं। जैसे मान लो कोई एक आदमी है ना, अब नहाने बेटा, है ना, नहाने बैठा, तो नल चल रहा है ना। तो जो बैटरी होती है ना बेटा, बैटरी वो नल की तरह होती है। मतलब वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट उसको सप्लाई करेगी, जिस फ्लो के साथ उसको चलना है ना, बस वो चलती रहेगी। जैसे आपका नल होता है कि नहीं होता, है ना। जैसे मान लो आप कहीं नहाने बैठ गए ना, और पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मतलब आपके सिर पे साबुन वगैरह लगा हुआ है ना, वो भी ठीक से आप लोग साफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और मतलब परेशान हो गए उस नल के नीचे बैठ के नहाने में, है ना, मतलब काफ़ी देर हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा, डर लग रहा है कि कहीं इधर उधर साबुन रह गया तो कैसे मुंह दिखाएंगे हम। अब अचानक क्या हुआ कि आप लोगों को कहीं एक बाल्टी नजर आई, है ना, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब वो जो बाल्टी का पानी है ना, वो अगर एक साथ आपके ऊपर डाल दिया जाए तो मतलब सारा साबुन गायब, है ना, यही होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो बाल्टी थी ना बेटा, वो है कैपेसिटर। मतलब जब आप लोगों को लार्ज अमाउंट में, है ना, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए था, तो आप लोगों ने किसका यूज किया, बकेट का। तो वो हो गया आप लोगों का कैपेसिटर, है ना। और उसके बाद में वो जो नल चल रहा था, जो एक कांस्टेंट रेट से आप लोगों को सप्लाई दे रहा था वाटर की, वो क्या हो गया बेटा, आप लोगों का नॉर्मल डिवाइस, है ना। तो अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे बात करें कि यूजेस क्या होते हैं कैपेसिटर के, तो देखिए जो आप लोगों का फैन होता है ना, आप लोगों ने पुराने पंखे, अगर वो सिन्नी या ऐसा कुछ ब्लैक, ये देख पा रहे हो यहाँ फोटो में, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला वाला है ना, ऐसे वो जो एल्यूमिनियम के फ्रेम वाले जो पंखे आते थे ना, उन पंखों में क्या होता था कि बहुत सी बार हम लोग ऐसे बैन करके ऐसे घुमा घुमा के, कभी अगर आप लोगों ने किया हो, है ना, तो उसको ऐसे स्टार्ट करते थे। मतलब एक बार उसको चलाना पड़ता था, है ना। ये जैसे पंखे हैं, है ना, तो अगर इसके अंदर आप लोगों ने देखा व्हाइट कलर का एक ऐसा गोल सिलेंडर टाइप से कुछ लगा रहता है ना, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। वो कैपेसिटर ही होता है। वो क्या करता है, वो है ना बेटा, इसको रोटेट करवाने में, इनिशियली रोटेट करवाने में हेल्प करता है ना। मतलब एक बार अगर पंखा घूम गया तो उसको घूमते रहने के लिए इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं लगने वाली, जितना उसको एक बार स्टार्टिंग में घूमने के लिए लगती है। तो वो जो स्टार्टिंग में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है ना बेटा, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। हुआ होता है आपका कैपेसिटर। या फिर आप लोगों ने कैमरे की फ्लैश लाइट देखी, आप लोगों ने कैमरे की फ्लैश लाइट, है ना, तो वो जो फ्लैश लाइट होता है ना बेटा, वो भी कैपेसिटर का ही कमाल है। अगर आप लोगों ने एक सीरियल तो आप लोग बहुत सारे देखते हैं, है ना, नॉर्मली जैसे पता चला कि अनुपमा का वो जो भी हस्बैंड, क्या नाम उसका, दो दो हैं, है ना। अब मान लो उसमें से कोई एक निपट गया हॉस्पिटल में ना। अब इनकी कहानियाँ पता है आपको। एक डिफेब्रिलेटर करके एक डिवाइस होती है ना, तो उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे चेस्ट पे रखा जाता, तो भम करके एकदम, है ना, मतलब आदमी सामने वाला, समझ जाओ आप क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो वो भी किसका जो है बेटा एग्जाम्पल है, वो भी आप लोगों का कैपेसिटर का एग्जाम्पल है ना। तो जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट का या फिर एनर्जी का ज़रूरत होता है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का। चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। अभी आप लोगों का दो पैरेलल प्लेट्स है ना, उसके कारण आप लोगों को दो जो पैरेलल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई है, उसके कारण आप लोगों का कितना कैपेसिटेंस होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ तो थोड़ा प्रॉपर देख पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का ये प्लस क्यू चार्ज, अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया चलो छोड़ो। जी देखिए मान लीजिए जो पहली प्लेट है ना, इस पे आप लोगों का प्लस क्यू चार्ज है, ओके। अब ड्यू टू इंडक्शन ये जो पड़ोस वाली प्लेट है, इस पे आप लोगों का कितना माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, डी, है ना। और ये जो सेकेंड है इसको मैंने अर्थिंग
कर दी वायर लेके, है ना, ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है भैया, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना, पैरेलल प्लेट्स है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो पता है आप लोगों को, दो प्लेट्स के बीच में अपोजिट प्लेट्स अगर हैं तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कितना होता है, E इज इक्वल्स टू, कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, कैमरा बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है, चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर दो पैरेलल प्लेट्स है और अपोजिट चार्ज प्लेट्स है तो उनका जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये पैरेलल प्लेट्स है ना, मतलब सरफेस है, तो आप लोगों को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट जो आप लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, है ना। तो आपका जो सिग्मा है ना, आपका जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए के, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद में आप लोग देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल्स टू, है ना, V अपॉन एल, है ना, एल का मतलब लेंथ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अब लेंथ कितनी है बेटा इसके बीच में, D, है ना। अब देखिए जो पोटेंशियल है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ मिनट, V विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पैरेलल प्लेट्स के कारण, वो भी अपोजिट नेचर वाली, तो वो होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका डी। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका क्यू अपॉन वी, है ना। चलिए फर्स्ट और सेकंड से इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सी विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्यू की जगह क्या है, क्यू की जगह आपका सिग्मा ए, है ना। एक काम करो यहाँ पे स्मॉल क्यू कर लो, ये लो, है ना। तो क्यू की जगह कितना आएगा आपका, सिग्मा ए, तो यहाँ पे हुआ आपका सिग्मा ए, है ना बेटा। और जो आपका पोटेंशियल है ना, उसका वैल्यू कितना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट इज द वैल्यू व्हेन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, ओके। तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो कितना होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम डाल दिया जाए, है ना, या फिर कोई इंसुलेटर डाल दिया जाए। चलो बताता हूँ क्या है। तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सो डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, है ना। अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को तो पास नहीं होने देंगे, बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरूर शो करेंगे, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो ये आप लोगों का एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ना, ये आप लोगों का एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लेट सपोज आपकी 100 वोल्ट पर मीटर है ना बेटा। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर एक पेपर रख दिया बीच में, है ना, कुछ भी रख दो आप, इंसुलेटर होना चाहिए बस, वो पेपर रख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे, है ना, ड्यू टू इंडक्शन, है ना, ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा बेटा कि ये वाली जो इसकी सरफेस है, यहाँ पे आप लोगों का प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस क्यू चार्ज होगा, है ना। तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होगी, है ना, क्योंकि इंसुलेटर है, इतने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं कंडक्टर की तरह बह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जैसे अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई नोट डाल दिया, ई नोट ये मान लो आपकी बन गई 40
वोल्ट पर मीटर, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी, 100 - 40 दैट विल बी इक्वल्स टू 60 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। आई बात का कहानी समझ में। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में आप क्या करो, कोई कंडक्टर रख दो, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कंडक्टर लगो, अब क्या होगा, अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और ये चार्ज जो है जब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक फ्लो होता रहेगा कि भैया ये अगर बाहर वाले की 100 वोल्ट पर मीटर है तो अंदर वाले की भी कितनी हो जाए, 100 वोल्ट पर मीटर नहीं हो जाए। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली वो कितनी मिलने वाली बेटा, 0। कब, जब अगर आप लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रख दिया, कंडक्टर। लेकिन अगर आपने उन दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना, उन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर रखा है, क्या रखा है बेटा, इंसुलेटर रखा है, पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, प्लास्टिक ले लो, व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे क्या होता है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इतने आसानी से, है ना, मतलब इतने आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते, है ना, तो कुछ ही, है ना, कुछ ही जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर उधर हो पाएंगे, जिसके कारण ये जो अंदर की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे कम होगी, तो रिजल्टेंट, है ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जरूर मिलेगा, है ना। तो भैया क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, अब आपको समझ में आया कि पेपर, है ना, पेपर क्या हो रहा है, करंट वरेंट पास नहीं होने देगा अपने अंदर, है ना, क्या नहीं होने देगा, करंट वरेंट पास नहीं होने देगा। पर अगर आप उस पेपर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो ना, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, है ना, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगेगा, मतलब ऐसा जताने लगेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब आई समझ में, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, है ना, पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये आप लोगों का एक प्लस क्यू वाला प्लेट ले लिया मैंने और ये माइनस क्यू वाला प्लेट ले लिया, है ना। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस वही d है ना, और इन दोनों के बीच में t थिकनेस का, है ना, t थिकनेस का मैंने कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला, है ना, मटेरियल रख दिया, ठीक है। अब इसके कारण जो है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये जो सेकंड वाली प्लेट है बेटा, है ना, इसकी मैंने ग्राउंडिंग कर दी, है ना, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि लेट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर केप्ट एट डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, दो प्लेट्स एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखी हुई है। इलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ थिकनेस t, है ना, एक कोई स्लेब डाल दिया हम लोगों ने t थिकनेस का, इस कैप्ट बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज E0। अब जो एयर की, है ना, ये जो खाली जगह आप लोगों को दिख रही है ना, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है ना, ये जो है ये E0 है ना, और ये मीडियम की जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेट सपोज अपन ने E मान ली, है ना, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक वो जो है वो कितनी मान ली, E मान ली। तो अभी आप लोगों को पता है भैया पैरेलल प्लेट्स है ना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी काम आएगी। तो अभी हम लोगों ने पहले लिखा था कि सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है आपका क्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका सिग्मा ए, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। अब अगर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है तो बेटा ये पोटेंशियल जो है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप के पोटेंशियल होंगे बेटा, है ना, मतलब दो टाइप के अलग अलग मीडियम है ना, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्यूम की, तो ये E0। अब E0 कितनी जगह है, पूरा डिस्टेंस d है, बट d में से t जगह क्या भरा हुआ है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी d माइनस टी, है ना। और बाकी का जो बचा हुआ मीडियम है बेटा, है ना, बाकी का जो बचा हुआ मीडियम है वहाँ पे आप लोगों का जो इसका लेंथ है वो कितना है t। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये E0 का वैल्यू आपको पता है, अभी हाल देखा आप लोगों ने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसकी जो आप लोगों का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, ये हो जाएगा d माइनस टी, है ना। और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, है ना, तो k टाइम्स जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k, है ना, मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, तो अब यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा आप लोगों का d माइनस टी, ओके, प्लस t अपॉन k, ये किसका वैल्यू हो गया आप लोगों का v का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में
आया होगा, किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो अभी हम लोगों के पास दोनों अच्छा, एक हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है भैया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है अपना C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो देखो भैया, Q का वैल्यू कितना है? सिग्मा ए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो पोटेंशियल आया उसका वैल्यू कितना लिखा बेटा आप लोगों ने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी, है ना, और T अपॉन के, है ना, T अपॉन के। तो इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। तो फाइनली दो प्लेट्स के बीच में जब आप पार्शली, है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी भी हालत में मत छोड़ना, है ना, मतलब कर लेना अच्छे से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी बस जस्ट खत्म होने वाला हमारा एक दो टॉपिक और है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना। अब आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है बेटा, है ना। उसका सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह आप लोगों को आएगा नहीं, है ना। तो आप लोग जो है, अच्छा इसके पहले ये वाला एक टॉपिक देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों के दो कंडक्टर्स है ना, और इसका जो है चार्ज है आप लोगों का, जस्ट मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। इसका जो चार्ज है वो है आप लोगों का ये सपोज करो ये Q1 है, ये आप लोगों का Q2 है, ये आप लोगों का Q2 है। इसके कारण इसका जो पोटेंशियल बना बेटा, है ना, वो आप लोगों का V1, और इसका जो पोटेंशियल बना वो कितना है आपका V2। और इन दोनों को, है ना, ये दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, वाले इंसुलेटर के बने हुए हैं। इसके ऊपर ये दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं और इन दोनों को मैंने किसी एक वायर से, किसी जो है वायर से जोड़ दिया। तो अब क्या होगा बेटा, है ना, अब इन दोनों का चार्ज आपस में तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो कॉमन ना हो जाए। तो इनका जो एक फार्मूला आता है ना, वो डेरिवेशन वगैरह पहले आता था, अभी नहीं पूछते। अभी आप लोगों को सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना कि इन दोनों का जो बेटा कॉमन पोटेंशियल होता है बच्चा, है ना, जो कॉमन पोटेंशियल होता है बेटा, कॉमन पोटेंशियल, आप लोगों का जो कॉमन पोटेंशियल है, ओके, जो कॉमन पोटेंशियल है वो उसका वैल्यू होता है बेटा आप लोगों का टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया आप लोगों का? V हो गया। टोटल चार्ज क्या हो गया बेटा आप लोगों का? Q1, है ना, प्लस Q2। ओके, और जो टोटल कैपेसिटेंस है फर्स्ट वाले का C1, सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा? C2। Q की वैल्यू अगर आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे बेटा तो हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना। तो ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, कभी अगर आप लोगों को लगे तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, अच्छा, जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखते हैं बेटा, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है ना। तो एनर्जी लॉस कितना होता है उसका भी जो है डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बेटा जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा आपका डेल यू इज इक्वल्स टू C1 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ये आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों जो है बेटा, है ना, आप लोगों के फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, है ना, इससे ज़्यादा आप लोगों को यूज़ में आने वाला है नहीं। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस पूरे वाले चैप्टर में अगर कुछ भी ऐसा आप लोगों को लगा हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, सो आप लोग मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 786, है ना, 78691451991 पर मैसेज करके अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, है ना, अभी मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा क्लास
आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। आप इस वाले जो है इस वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो। नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ एग्जाम से पहले, है ना। अभी मैं ना बताऊँ, है ना, क्योंकि अभी सबसे पहले तो थोड़ा मतलब अच्छा हो जाए, हम लोग थोड़ा ट्रैक पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। एंड बस नेक्स्ट वीडियो में मिलें जल्दी से, है ना। और आप बस अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करो। आप लोगों के पास ये जो 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है ना, मतलब ट्रस्ट में फिजिक्स के पेपर रुला देते हैं बेटा, रुला देते हैं, है ना। तो जो कुछ भी कंटेंट आपको जहाँ कहीं से भी मिल रहा है ना, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे, है ना, लेकिन शॉर्ट रिवीजन के बावजूद मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा, है ना। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का प्यार साथ इसी तरीके से बना रहे। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।